हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रकाश की चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्मदर्शी बताने जा रहा हूँ। सूक्ष्मदर्शी यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह 2023 में आ भी सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी वस्तुएं, दर्शी मतलब इनको देखने के लिए यूज करने वाला यंत्र, यानी ऐसा प्रकाशक यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब करके दिखाता है, उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी क्या हो गया? ऐसा प्रकाशक यंत्र, प्रकाशक क्योंकि ये प्रकाश के द्वारा ऑपरेट होता है, तो ऐसा प्रकाशक यंत्र जो सूक्ष्म यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बना के दिखाता है, उसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सिंपल है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होता है? द्विउत्तल लेंस। जैसे हमने कहा एक हमारा द्विउत्तल लेंस है और एक हत्थे में लगा होता है, धातु के किसी हत्थे में लगा होता है, ये है हमारा द्विउत्तल लेंस। और ये किस में लगा है? हत्थे में। तो ये बन गया हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके उनका स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता है, उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसकी संरचना में क्या होगा? इसमें सिर्फ एक द्विउत्तल लेंस लगा होता है जो कि एक धातु के हत्थे में बंद होता है। इसको हम किसी भी वस्तु पर रखकर उसका बड़ा प्रतिबिंब आंखों से देख सकते हैं। अब इसकी समझेंगे किरण आरेख द्वारा इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, जो कि पूछा जाता है। वैसे सरल सूक्ष्मदर्शी कम पूछा जाता है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक द्विउत्तल लेंस। ये हो गया हमारा द्विउत्तल लेंस, ये है इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशक केंद्र। ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया F, ये हो गया 2F और ये हो जाएगा हमारा F डैश, ये हो जाएगा हमारा 2F डैश। यानी ये है हमारा मुख्य फोकस और ये 2F यानी वक्रता केंद्र इसका डबल दूरी होगी। ये अगर F डैश है तो ये कितना हो जाएगा? डबल दूरी पर 2F डैश। ठीक है। अब हमें सूक्ष्मदर्शी से जो वस्तुएं देखनी हैं उनका सीधा प्रतिबिंब चाहिए और हमने उत्तल लेंस की 6 कंडीशनें पढ़ी हैं। उत्तल लेंस में सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वो कंडीशन ये है कि जब हम वस्तु को फोकस और प्रकाशक केंद्र के बीच में रखते हैं। तो अगर हमें इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? इस वस्तु को हमें फोकस और प्रकाशक केंद्र के बीच में, यानी हम यहाँ पर रख रहे हैं। माना ए बी हमारी वस्तु रखी है F डैश और O के बीच में। तो पहली प्रकाश की किरण हमेशा समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये सब आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, ये अपवर्तन के नियम कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इस प्रकार से ये गुजरेगी। अब दूसरी किरण हम प्रकाशक केंद्र से गुजारते हैं इस प्रकार से, तो ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये कैसी किरणें हैं? फैलती हुई। तो वो आगे जाके ये फैल रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये आगे जाके नहीं मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? ये किरणें मिलेंगी फिर पीछे, आगे जाके और फैलती जाएंगी। इसलिए इनको हम काल्पनिक रूप से अगर पीछे प्रक्षेपित करें इस प्रकार से, तो हम पीछे प्रक्षेपित करेंगे और जहाँ पर भी ये किरणें आपस में कट जाएंगी वहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। मान लो यहाँ पर ये कट गई तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया? इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश और B डैश। सॉरी, A डैश ऊपर, A ऊपर माना है तो B डैश कहाँ हो जाएगा? नीचे। ये वस्तु का देखो, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है और सीधा और आभासी बना है। जब किरणें वास्तविक में नहीं काटती है तो वो प्रतिबिंब बनता है आभासी। और देखो जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बना है, यानी कैसा बना है? सीधा, यानी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। अब हमें पता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। अगर ये वस्तु है तो वस्तु तक की दूरी तो हम मानते हैं U। पहले सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर लेते हैं। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? आवर्धन क्षमता बराबर होती है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, वस्तु हमें सही से क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमें पता है कि अगर दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी धुंधली दिखाई देगी, लेकिन दर्शन कोण जितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वस्तु उतनी बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे हमने कहा ये वस्तु रखी है,
ए बी हमारी क्या है, वस्तु है, और हम यहाँ से देख रहे, यहाँ से हम इस वस्तु को देख रहे हैं, तो देखो वस्तु जो आंख पर जो कोण बना ये क्या कहलाता है, दर्शन कोण थीटा, ये कहलाता है दर्शन कोण। अगर वस्तु छोटी होगी, जैसे वस्तु को हम छोटा बना लेते हैं, तो अब देखो दर्शन कोण कैसा बनेगा, दर्शन कोण बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा, बहुत छोटा है, इसलिए ये वस्तु सही से दिखाई नहीं देती है। अगर हम इस दर्शन कोण को बड़ा कर दें तो ये हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। सूक्ष्मदर्शी बस यही करती है, दर्शन कोण को बड़ा कर देती है और हमें वस्तु स्पष्ट और बड़ी दिखाई देने लगती है। तो दर्शन कोण पहले तो वस्तु के द्वारा, मान लो देखो सूक्ष्म वस्तुएं, इनको उठाकर हम आँख के पास रख सकते हैं, यानी कितना पास रख सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक। तो ये दूरी क्या हो गई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी। हमने वस्तु को आँख के पास में रख लिया और वस्तु की ऊंचाई हम मान लेते हैं ए बी है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, ए बी है। तो यहाँ से हम अगर मान निकालें टेन थीटा का, टेन थीटा का मान कितना निकलेगा, ए बी बटे डी, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा यानी ए बी लंब और आधार क्या है, डी। तो टेन थीटा डी है। लेकिन दर्शन कोण कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। और अगर यदि कोण सूक्ष्म हो, यदि कोण कैसे हों, सूक्ष्म यानी बहुत छोटे हों, तो हम टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी बटे डी। ठीक है। तो आँख के द्वारा जो वस्तु के द्वारा जो आँख पर बना दर्शन कोण होता है वो होता है थीटा। आवर्धन क्षमता होती है एम, तो एम बराबर क्या मिलेगा, प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसको हम मान लेते हैं बीटा, और वस्तु के द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है उसको मान रहे हैं हम थीटा। तो एम बराबर क्या हो गया, बीटा बटे थीटा। ठीक है। तो प्रतिबिंब ये बना है, यानी इसने कहाँ बनाया कोण, यहाँ से प्रेक्षक देख रहा होगा, यहाँ से प्रेक्षक देख रहा होगा, तो प्रेक्षक की आंख पर जो कोण बनेगा वो ये बनेगा, ये क्या है, बीटा, क्योंकि प्रतिबिंब के द्वारा यही तो बन रहा है कोण। ये वाली लाइन आ रही है, ये कोण क्या बन रहा है, बीटा। तो बीटा का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो किस में निकालेंगे, तो हमने निकाल लिया टेन थीटा का मान, यहाँ हम टेन बीटा का मान क्या निकालेंगे, टेन बीटा। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए वी ओ में। देखो अगर ये इस वाले का कोण बीटा है तो इस वाले कोण का भी तो बीटा होगा, तो ये वाला त्रिभुज ले रहा है ए बी ओ में। तो टेन बीटा यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब क्या हो गया हमारा, ए बी, और ये वाला मान क्या हो गया, बी डी, आधार बी ओ क्या हो गया, बी ओ। तो कोण सूक्ष्म हो तो क्या लिखेंगे हम, बीटा, टेन बीटा को क्या लिख देंगे, बीटा ए बी बटे वी ओ। ये टेन बीटा का मान आ गया और ये टेन अल्फा का मान आ गया, यानी बीटा का मान ये हो गया, थीटा का मान ये हो गया। तो एम बराबर हम क्या लिखेंगे, बीटा का मान कितना है, ए बी बटे वी ओ, और थीटा का मान कितना है, ए बी बटे डी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, चौथा पद ऊपर जाता है। तो क्या मिला हमें, एम बराबर बी बटे वी ओ, और वी ओ क्या है, वस्तु की दूरी यू। वी ओ क्या है, वस्तु की दूरी क्या होती है, यू, यानी मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, डी बटे, और यू वस्तु की दूरी माइनस तरफ आ रही है, क्योंकि देखो इस तरफ की एक्स की दूरियां माइनस में, उस तरफ की प्लस में, तो इस तरफ की दूरियां किस में आएंगी, माइनस में, यानी माइनस के यू, यानी एम बराबर कितना हो गया, माइनस के डी बटे यू। ये होती है आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की। ये आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, व्यापक सूत्र यानी ये जनरल सूत्र है। अब इसमें हम दो कंडीशनें लगाएंगे कि अगर प्रतिबिंब बने हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तब हमारी आवर्धन क्षमता क्या होगी, और हम एक बार निकालेंगे जब प्रतिबिंब बने अनंत पर। दो कंडीशनें निकाल के सूत्र बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ बता देते हैं कैसे निकालते हैं, उसी को हम हर बार फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, कंडीशन नंबर फर्स्ट, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो भी का मान हो जाएगा हमारा माइनस के डी। भी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के डी, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है इस साइड, तो डी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और माइनस में जा रहा है, इसलिए भी का मान क्या लिख देंगे, माइनस डी। और यू का मान क्या हो जाएगा, माइनस के यू, और एफ का मान क्या हो जाएगा, प्लस के एफ, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव में। लेंस सूत्र रखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। मान रखेंगे 1/f बराबर 1/- के डी, तो माइनस आ गया
और माइनस की यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/u। हमें मान किसका निकालना है, d/u का। तो d/u का कैसे आएगा, हमारे पास तो 1/u है, अगर हम यहाँ गुणा कर दें d से तो d/u बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, दोनों तरफ d से गुणा कर रहे हैं। अगर d से गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, d/f बराबर माइनस के d/d प्लस के d/u, d से d कट गया तो d/f बराबर माइनस के 1 प्लस d/u, यानी d/u का मान मिलेगा, ये इधर आएगा 1 प्लस d/f। तो हमारी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता m का मान। अब देखो इसमें मान रख दो, d/u का मान कितना है, माइनस के 1 प्लस d/f। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f। ये हो गई हमारी आवर्धन क्षमता। कब, जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसके बाद हम दूसरी कंडीशन बताते हैं। तो दूसरी कंडीशन बताने जा रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन में लिखेंगे जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, अनंत पर बने। तो v का मान अब किसके बराबर हो जाएगा, अनंत के बराबर, u बराबर माइनस के u, f बराबर प्लस के f। ठीक है, तो 1/f लेंथ सूत्र से करेंगे 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/ अनंत माइनस 1/u आ जाएगा। तो 1/f बराबर, ये तो हो गया 0 माइनस के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी ये, क्योंकि माइनस का u होता है, u बराबर क्या रखेंगे, माइनस का u। तो कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस 1/u। अब d/u का मान चाहिए तो d से क्या कर देंगे गुणा, तो d/f बराबर कितना आ गया, d/u। तो d/u का मान कितना आ गया, d/f। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो गया, m बराबर d/f। ठीक है, तो दो सूत्र निकल के आया सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के, एक तो हो गया 1 प्लस d/f, एक हो गया d/f। ये होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा अब क्या पूछा जाता है, ये देखते हैं। दूसरा पूछा जाता है जो कि हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसको अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी से हम बना देते हैं कि हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या है कि हम वस्तुओं का 10 गुना या इससे छोटा, 10 गुने से ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, 10 गुने से भी ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन कर देते हैं। एक लेंस से 10 गुने तक, दूसरे से और ज़्यादा, तीसरे से और ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, लेंसों का संयोजन, यानी लेंसों को जोड़ते चले जाते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब और बड़ा होता चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, यौगिक मतलब लेंसों का संयोजन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 लेंस होते हैं, एक होता है बड़े द्वारक का और एक होता है हमारा छोटे द्वारक का। तो जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसको बोलते हैं हम अभिदृश्यक लेंस, इसको क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। और एक होता है हमारा बड़े द्वारक का लेंस, इसको बोलते हैं हम नेत्रिका लेंस। और ये दोनों के दोनों लेंस एक ही अक्ष पर उपस्थित होते हैं तथा यह दोनों लेंस एक बेलनाकार नली में बंद होते हैं और इनके बीच में एक दंड चक्रीय व्यवस्था लगी होती है इस प्रकार से, जो कि नेत्र का लेंस को आगे पीछे खिसकाकर समायोजित कर सकते हैं। यानी ये दंड चक्रीय व्यवस्था नेत्र का लेंस को आगे पीछे कर सकती है। ठीक है, ये हमारा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसका किरण आरेख देखते हैं, किरण आरेख कैसे बनेगा। तो किरण आरेख बनाते हैं, फिर इसका व्यापक सूत्र निकालते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक होता है छोटे द्वारक का लेंस जिसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, एक होता है बड़े द्वारक का लेंस जो कि होता है नेत्र का लेंस। और दोनों लेंस एक ही अक्ष पर लगे होते हैं तथा नेत्र का लेंस को हम आगे पीछे समायोजित कर सकते हैं। इसके लिए दंड चक्रीय व्यवस्था लगी होती है। पूरी व्यवस्था एक बेलनाकार नली में बंद होती है, इसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब हम इसका किरण आरेख बनाएंगे, कैसे बनाना है, मेन यही होता है किरण आरेख बनाना, इसी से सूत्र निकलते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, बड़ा ही सिंपल है, आराम से आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक छोटे द्वारक का उत्तल लेंस। अभी हम दूसरा लेंस तब तक नहीं बनाएंगे जब तक हम की पहले लेंस की पूरी क्रियाविधि ना कर दें। तो हमने माना ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, इसको हम उसे दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट यानी अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, और ये हमारा हो गया फोकस
एफ डैश और ये हो गया एफ, ठीक है। इसके पीछे होगा 2f डैश, इसके आगे होगा 2f, तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम वस्तु को कहाँ रखें, सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमने वस्तु को एफ और ओ के बीच में रख दिया इस बार, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इस साइड, तो दूसरे लेंस का कोई काम ही नहीं रह गया, फिर तो वो बन गया सरल सूक्ष्मदर्शी। हमें प्रतिबिंब इस साइड बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे वस्तु से, जिससे कि दूसरे लेंस से और बड़ा कर लेंगे उसको, ठीक है। तो हम कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, एफ डैश के पीछे, और तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ के आगे। तो मान लिया कि ए बी हमारी वस्तु है, तो वस्तु से पहली किरण कैसी चलती है, समांतर, और ये कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से इस प्रकार से गुजरेगी। दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से चली जाएगी, और जहाँ कट जाएगा वहाँ क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब। तो ये हमारा बन गया प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश, ठीक है, जो कि वस्तु से बड़ा है। और यह प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट आई लेंस यानी नेत्र का लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ हमने बना दिया नेत्र का लेंस, जो कि वस्तु से बड़ा होना चाहिए और इस ऑब्जेक्ट लेंस से भी बड़ा होना चाहिए, तभी इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने एक लेंस बना दिया जो कि हमारा है नेत्र का लेंस, इसको हम ई लिख रहे हैं क्योंकि आई लेंस मतलब ई, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही है, ये वाली जो वस्तु ये प्रतिबिंब है पहले लेंस का, ये इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य, और इससे हम इसको और बड़ा बना लेंगे। अब इसको ऐसे रखना है कि इसको लेंस के ज़्यादा से ज़्यादा पास में रखेंगे, तभी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा। तो इसकी फोकस दूरी होनी चाहिए इस वस्तु के इस तरफ, यानी हम मान रहे हैं यहाँ पर है हमारा एफ ई डैश, और यहाँ पर क्या होगा हमारा एफ ई। तो पहली प्रकाश की किरण कैसी चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और ये कहाँ से होकर गुजरती है, हमेशा फोकस बिंदु से। दूसरी किरण कहाँ से गुजर रहा है, प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से, ये आगे सीधी चली जाएगी इस प्रकार से। तो देखो ये किरणें आगे जाके फैलती हुई जा रही हैं, इसलिए आगे नहीं कटेंगी तो कहाँ कटेंगी फिर, ये पीछे। तो हम इनको पीछे प्रक्षेपित करते हैं इस प्रकार से, इसको भी हम पीछे प्रक्षेपित करेंगे, तो जहाँ पर भी ये किरणें कट जाएंगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब। तो मान लो यहाँ पर कटी और यहाँ पर हमारा क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो कि वस्तु से बहुत बड़ा बन गया है। इस प्रकार से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम करता है। इसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस। और इसको क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। और यहाँ पर हमारा प्रेक्षक होता है, यानी यहाँ पर जो देखता है वो यहाँ होता है नेत्रिका लेंस के पास में। नेत्रिका लेंस से देखा जाता है प्रतिबिंब। सबसे पहले यहाँ वस्तु रखी होगी ऑब्जेक्ट लेंस के पास, वहाँ से इसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि वस्तु से बड़ा बनेगा, और फिर इसको नेत्रिका लेंस से और बड़ा करके देखेंगे जो कि वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इस प्रकार से हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता और बढ़ जाती है, जो कि अब यौगिक सूक्ष्मदर्शी में हो जाती है। अब उसके बाद ये तो हो गई इसकी किरण आरेख की विधि, और इस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं जो कि वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अब हमें निकालना है आवर्धन क्षमता। हम जानते हैं आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर बीटा बटे थीटा। बीटा होता है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और थीटा होता है वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो वस्तु मान लो ये है हमारी, ये भी, और हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इसलिए ये वाली दूरी क्या होगी, d होगी, और ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से वही थीटा का मान क्या निकल के आएगा हमारा, थीटा का मान निकल के आएगा ए बी बटे वी ओ। इसकी दूरी कितनी है, d है, सॉरी कितनी मानी है ये हमने, d। तो ए बी बटे d आ गई हमारी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण की। अब हम यहाँ से निकालेंगे tan बीटा की। तो त्रिभुज, देखो यह प्रतिबिंब इसके द्वारा यहाँ बन रहा है कोण, ये वाला कोण क्या होगा, बीटा, क्योंकि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है, बीटा होता है। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ए डैश बी डैश ई में, ए डैश बी डैश ई में। यहाँ लगा दो tan बीटा का फॉर्मूला, तो क्या निकलेगा हमारा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई। तो कोण छोटे होते हैं तो tan बीटा की जगह क्या लिख देंगे, बीटा। तो ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, ये निकल आया हमारा बीटा का मान। ठीक है, उठा के रखेंगे तो m बराबर हमें क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश बटे बी डैश ई, और पूरे के बटे में क्या लिख लेंगे, ए बी बटे डी। चौथा पद ऊपर, दूसरा पद तीसरा पद आपस में गुणा, तो यानी m बराबर क्या मिला, ए डैश बी डैश और ए बटे ए बी गुणे डी बटे बी डैश ई। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ये निकला ये आवर्धन क्षमता। अब हमें
ये ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई, ए डैश बी डैश क्या है, इस आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये ऊंचाइयाँ तो पता नहीं होती, यानी हमें ये टर्म हटाना है, क्योंकि हमें वस्तु की ऊंचाई थोड़ी ना देखेंगे कितनी है और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई पता नहीं लगेगी, यानी इसको हम वस्तु की दूरी में निकालेंगे, वस्तु की दूरी के पदों में या प्रतिबिंब की दूरी के पदों में। तो यहाँ पर एक प्रमेय लगाएंगे, वो होती है समरूप त्रिभुज की प्रमेय। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी ओ, और ध्यान से देखना ए डैश बी डैश ओ, दो त्रिभुज एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एक बन रहा है हमारा इस प्रकार से और एक बन रहा है हमारा इस प्रकार से। ये हमारा ए डैश बी डैश और ये है ओ, और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो ये जैसे ये है वैसे ये है, क्योंकि इनमें दो भुजाएं उभयनिष्ठ हैं, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, यानी इन्हीं दो भुजाओं पर दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। दो भुजाएं कैसी उभयनिष्ठ और ये कोण बराबर है, तो त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुजों की प्रमेय होती है कि एक समान भुजाओं की अनुपात हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। यानी इस भुजा का अनुपात ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर इस भुजा का बटे इस भुजा का अनुपात, यानी इसके समान कौन सी दिख रही है, ये वाली भुजा, और इसके समान कौन सी दिख रही है, ये वाली। तो समान भुजाओं के अनुपात हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। इनके अनुपात निकाले, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश ओ बटे बी ओ, निकल आएगा। तो इसको यही लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश ओ बटे बी ओ, यानी ए डैश बी डैश बटे ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी डैश ओ बटे बी ओ। तो रख दो m बराबर क्या मिलेगा, बी डैश ओ बटे बी ओ इंटू डी बटे बी डैश ई। अब मान रख देते हैं, तो m बराबर क्या मिलेगा, बी डैश ओ, वी डैश ओ, यानी ये दूरी है प्रतिबिंब की, क्योंकि ये पहले लेंस का प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, और क्या होगी, वी ओ। ऑब्जेक्ट लेंस का प्रतिबिंब है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, वी ओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी ओ, और ये प्लस में ही जाएगा, क्योंकि टाइप की दूरियाँ कैसी होती हैं, प्लस में। अब उसके बाद है क्या, बी ओ, बी ओ यानी ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी क्या होती है हमारी, यू, और ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इसलिए क्या लिखेंगे, ओ, और ये होगी माइनस में, क्योंकि ये इस साइड की दूरी है, तो कैसे जाएगी, माइनस में, यानी माइनस के यू ओ गुणे डी बटे डी भी माइनस में होगी, उसके बाद बी डैश ई। देखो डी भी माइनस में लेंगे, क्योंकि डी कहाँ है, वस्तु की दूरी, डी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये भी माइनस जाएगी, इस साइड की दूरी है। उसके बाद बी डैश ई, बी डैश भी वस्तु का काम कर रही है इस लेंस के लिए, इसलिए भी किस में जाएगी, माइनस में। तो बी डैश ई का मान क्या हो जाएगा, यू ई। ये यू ही तो है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए इसलिए क्या लगा देंगे, ई, यानी नेत्र का लेंस के लिए, तो क्या लिखेंगे, माइनस के यू ई। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस बचा रहेगा, यानी m बराबर माइनस के वी ओ बटे यू ओ गुणे डी बटे यू ई। ये होता है हमारा यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र। क्या होता है, m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ गुणे डी बटे यू ई। वी ओ है ऑब्जेक्ट यानी अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट लेंस से वस्तु की दूरी यू ओ। डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और यू ई क्या है, नेत्र का लेंस के लिए वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर दो ही केस फिर लगाएंगे, कौन सा, पहला लगाएंगे कि अगर प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, और दूसरा प्रतिबिंब कहाँ बने, हमारा अनंत पर। तो इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटाते हैं, फिर इसको आगे बताते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बने, जब प्रतिबिंब डी पर बने, डी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो v बराबर माइनस के डी, u बराबर, देखो हमें मान निकालना है इस बार d बटे यू ई का, यानी आई लेंस के लिए हम लगा रहे हैं, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के यू ई, ठीक है। और f बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई, क्योंकि आई लेंस के लिए ले रहे हैं तो सारे मान किसके लिए होंगे, आई के लिए। 1 बटे एफ बराबर होता है 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। तो 1 बटे एफ ई बराबर 1 बटे वी यानी माइनस के डी माइनस 1 बटे माइनस के यू ई, तो क्या हो जाएगा, प्लस के यू ई। अब उसके बाद डी का मान चाहिए, तो डी से क्या कर रहा है, गुणा। डी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ भी डी से गुणा, यहाँ भी डी से गुणा, यहाँ भी डी से गुणा, तो क्या मिलेगा, डी बटे एफ ई बराबर माइनस के 1 प्लस के डी बटे यू ई।
तो डी बटे यू ई का मान आ जाएगा 1 प्लस डी बटे एफ ई, और रख दो उठा के तो क्या निकल आएगी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी m बराबर माइनस के वी ओ बटे यू ओ, और इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस डी बटे एफ ई, और ये हो गई हमारी आवर्धन क्षमता का सूत्र। कब? जब प्रतिबिंब बने हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और अभी हमने जैसे निकाला था वैसे ही फिर निकाल लेंगे कि देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में बताया था कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो भी का मान क्या हो जाता है अनंत, और बाकी सब मान वही रहेंगे। तो हमारा डी बटे यू ई का मान निकला था, वहाँ डी बटे एफ ई निकला था। तो जब प्रतिबिंब सेकंड कंडीशन में क्या लिख देंगे, जब प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बने तो डी बटे यू ई का मान निकल के आता है डी बटे एफ ई। तो सीधा हो जाएगा सूत्र क्या हो जाएगा m बराबर माइनस वी ओ बटे यू ओ, 1 नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा डी बटे एफ ई। ये होता है हमारा सूत्र जब प्रतिबिंब का बने अनंत पर। तो बड़ा ही सिंपल है, ये दो सूत्रों की सहायता से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हम इनकी आवर्धन क्षमता निकाल सकते हैं। और यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 गुने से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, इसको पढ़िए, देखिए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए।